नमस्कार विद्यार्थियों, अवसर मीडिया फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सवाल लगभग हर स्तर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्नों का लेवल लो टू हाई हो सकता है, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हर स्तर के प्रश्नों को हम कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, इतिहासकार ने विभिन्न देश के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, चाहे वह डेनमार्क का इतिहास हो चाहे वह भारत का इतिहास। अर्थात किसी भी कालखंड की जानकारी हेतु हम जिन साक्ष्यों पर निर्भर होते हैं, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक काल का जो टाइम है वो है 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व। आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। इसे हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, प्रागैतिहासिक काल कहने का उद्देश्य क्या है? अर्थात इस कालखंड की जानकारी हेतु हमें केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात पाषाण काल को इस प्रागैतिहासिक काल में शामिल किया जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों पाषाण काल में मनुष्य स्टार्टिंग में यायावर जीवन व्यतीत करता था। गुफाओं में, कंदराओं में रहता था, कंदमूल खाता था, शिकार करता था और सोता था। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था भोजन की प्राप्ति, जिसके लिए वह इधर उधर भटकता था। इसीलिए इतिहासकारों ने पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल के भीतर रखा, क्योंकि उस काल के मानव को कोई लिपि की जानकारी भी नहीं थी। इस कारण उसने लिखा भी नहीं है। अब उसने कुछ लिखा नहीं है तो कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त भी नहीं होते हैं। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के भीतर हम केवल पाषाण काल को शामिल करते हैं, क्योंकि उस काल के कोई भी हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, केवल पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, इस काल में लोगों को लिपि की जानकारी नहीं थी। लिपि की जानकारी नहीं थी, इस कारण कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। नहीं होते। पाषाण काल को इस प्रागैतिहासिक काल के कालखंड में रखा जाता है। आइए देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल
इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी भी हमें केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। कारण यह है कि इस काल में लिपि की जानकारी लोगों को थी, उन्होंने लिखा भी है, किंतु हमारी क्षमता नहीं है कि हम उस लिपि को पढ़ पाए। इसलिए आज भी उस काल की जानकारी हेतु हम अभी भी केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में मानवों को लिपि की जानकारी थी। लिपि की जानकारी थी। उन्होंने लिखा भी है। उन्होंने लिखा भी। किंतु हम आज तक उसे पढ़ नहीं सके। पढ़ नहीं सके। इसीलिए इस काल की जानकारी हेतु इसीलिए इस काल की जानकारी हेतु हम आज भी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। हम आज भी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इस काल में शामिल किया जाता है। को इस काल में शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता में एक भाव चित्रात्मक लिपि थी, किंतु अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हेतु हमें वहां के पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आइए देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिनकी जानकारी हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है। इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक या साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोतों से मिलती है। दोनों प्रकार के स्रोतों से मिलती है
उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल कहते हैं। काल कहते हैं। इस कालखंड के अंतर्गत महाजनपद काल, काल से वर्तमान तक की घटना को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं। इतिहास के काल विभाजन में किन वैज्ञानिकों का योगदान था, विद्वानों का योगदान था, उन्हें हम देखते हैं। 1776 में P.F. सुहम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोपेनहेगन, एक संग्रहालय है डेनमार्क में, वहां जो पुरातात्विक साक्ष्य पड़े हुए थे उनको आधार मानकर उन्होंने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। 1776 में P.F. सुहम ने द्वारा कोपेनहेगन संग्रहालय जो कि कहाँ है, डेनमार्क में, कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन 3 कालखंडों में किया। पहला था पाषाण काल, दूसरा था ताम्रपाषाण काल या कांस्य युग, कांस्य काल, तीसरा था लौह युग, जिन्हें हम लिथिक एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के नाम से भी जानते हैं। 1836 में क्रिश्चियन थॉमसन नाम के एक भूवैज्ञानिक हुए। उन्होंने भी इस त्रिकाल प्रणाली का समर्थन किया। उनका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन। उन्होंने भी इस त्रिकाल विभाजन प्रणाली को भी स्वीकृत किया। अगला देखते हैं, भारत का पाषाण काल। विद्यार्थियों, भारत के पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, जिसका कालखंड है 2 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष से 6,000 ईसा पूर्व और 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। पुनः पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। मेसोलिथिक एज
एज और नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। विद्यार्थियों, पुरापाषाण काल नाम रखने का आधार क्या था? जो बड़े और बेडोल आकृति के जो औजार थे उनमें भी तीन प्रकार की विभिन्नताएं थी। एक कुछ ज्यादा ही घटिया बेडोल आकृति के औजार थे, उनमें से कुछ अच्छे थे और उनसे कुछ अच्छे थे। तो इस प्रकार तीन प्रकार के औजारों का जो विभाजन था, उन्हीं के आधार पर पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में बांट दिया। काल की खोज में विभिन्न विद्वानों का योगदान। पहला है डॉक्टर प्राइम रोज। विद्यार्थियों, डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर से पॉलिशदार हथियार प्राप्त किया। यह पाषाण काल का पहला औजार था जो कि नवपाषाण काल से संबंधित था। उसके बाद 1853 में जॉन इवॉन्स, 1853 में जॉन इवॉन्स करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नर्मदा घाटी के जबलपुर के पास से कुछ औजार प्राप्त किए। और 1863 में, विद्यार्थियों ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पल्लवरम के पास से एक हैंड एक्स, हस्त कुठार प्राप्त किया, जो कि पुरापाषाण काल का पहला औजार था। और जैसे ही 1863 में यह औजार प्राप्त हुआ, उसके 10 साल बाद 1853 में वियना में एक प्रदर्शनी लगती है। पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उसकी प्रदर्शनी होती है, जहां वे उनको जो जो साक्ष्य मिले रहते हैं उसका वे प्रदर्शन करते हैं। इन्हीं प्रदर्शनी के आधार पर रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत के प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। आइए इसको विस्तार से लिखते हैं। पहले हैं डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज, प्राइम रोज इन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर क्षेत्र से एक पॉलिशदार चाकू प्राप्त किया, जो कि पहला पाषाणकालीन औजार था, जो कि प्रथम पाषाणकालीन औजार था। इसके बाद आए जॉन इवॉन्स। जॉन इवॉन्स ने इन्होंने नर्मदा घाटी के जबलपुर क्षेत्र से कुछ पाषाण उपकरण प्राप्त किए।
और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट। सर्वप्रथम 1863 में मद्रास के पल्लवरम में, मद्रास के निकट पल्लवरम में के निकट मद्रास के निकट पल्लवरम से एक हैंड एक्स हस्तकुठार प्राप्त किया। जो कि पहला पाषाणकालीन औजार था। हाँ बेटा। 1873 में वियना में आयोजित पुरातत्व प्रदर्शनी में उनके द्वारा खोज किए गए औजारों का प्रदर्शन किया गया। जिसके आधार पर रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत के प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। इन्होंने औजारों को 78 वर्गों में विभाजित किया। आइए देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल के औजार। विद्यार्थियों, निम्न पुरापाषाण काल के औजारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पेबल, जिसे हम बटिकाश में भी कहते हैं। दूसरा है एस्चुलियन। पेबल क्या है? नदियों के साथ गति करने वाले चट्टानी अवसाद को हम पेबल के नाम से जानते हैं। अर्थात जब नदियां स्पीड में गति करती है तो उनके साथ चट्टानों के अवसाद भी गति करते हैं, जो एक दूसरे के साथ घर्षण के द्वारा गोल आकृति में ढल जाते हैं। इसे ही हम पेबल कहते हैं। विद्यार्थियों, पेबल को उनके धार के अनुसार हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे चापर और चोपर कहते हैं। पेबल
एक धार वाले पेबल चॉपर कहलाते हैं। चॉपर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है गंडासा और द्विधारी वाले पेबल चोपर कहलाते हैं। चोपर कहलाते हैं। एग्जाम्पल है खंडक। आइए देखते हैं एशुलियन को। विद्यार्थियों, एशुलियन को एशुलियन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यह एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जहां पाषाण उपकरणों को एशुलियन के नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्क्रीपर, हैंड एक्स, क्लीवर, इन सभी औजारों को फ्रांसीसी भाषा में एशुलियन कहा जाता था। एशुलियन कहा जाता था। विद्यार्थियों, इसे हम मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। मद्रास, क्योंकि अधिकांश उपकरण मद्रास के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं, इसे हम हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अधिकांश जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो हैंड एक्स प्रकार के हैं। ये देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल के स्थल को। पहला है सोहन संस्कृति। विद्यार्थियों, सोहन संस्कृति की खोज 1928 में डी.एन. वाडिया ने की थी। इसी कारण डी.एन. वाडिया को सोहन संस्कृति का पिता कहा जाता है। सोहन नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और इसके किनारे जो संस्कृति बसी गई, इस कारण उसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं। 1928 में इसकी खोज डी.एन. वाडिया द्वारा की गई। इसलिए डी.एन. वाडिया को सोहन संस्कृति का पिता कहा जाता है। सोहन इसीलिए डी.एन. वाडिया को सोहन संस्कृति का पिता कहा जाता है। विद्यार्थियों, यह सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी जो कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है।
विद्यार्थियों, सोहन संस्कृति से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? सोहन संस्कृति से हमें 5 वेदिकाएं और 4 भाग प्राप्त हुए हैं। एग्जाम्स में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि सोहन संस्कृति में कितनी वेदिकाएं पाई गई हैं? तो विद्यार्थियों, सोहन संस्कृति में 5 वेदिकाएं पाई गई है और उनके 4 भाग हैं। आइए देखते हैं बेलन संस्कृति। विद्यार्थियों, बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस संस्कृति का जो उत्खनन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने किया है। बेलन संस्कृति महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यहाँ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। किंतु नवपाषाण काल में बेलन संस्कृति को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, स्थल प्राप्त हुए हैं, उनमें से 44 जो स्थल हैं वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और एक महत्वपूर्ण साक्ष्य यह है कि बेलन घाटी में जो लोहड़ा नाला है वहां से हड्डी से बनी एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो कि प्राचीनतम ज्ञात मूर्ति है और जिसे कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया है। आइए देखते हैं इसको। बेलन संस्कृति। बेलन टोंस की सहायक नदी, टोंस नदी की सहायक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, में स्थित है। इसकी खोज किसने की विद्यार्थियों? इसकी खोज की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने की है। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, जी.आर. शर्मा जी ने की है। यहां से चवालीस स्थल जो मिले हैं, 44 स्थल जो मिले हैं, जो प्राप्त हुए हैं, उनका संबंध पूरा पाषाण काल से है, पूरा पाषाण काल से है। यहाँ के लोहड़ा नाला एक क्षेत्र है, क्षेत्र से हड्डी की बनी, हड्डी से निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि विश्व की ज्ञात
प्राचीनतम मूर्ति है, जो विश्व की प्राचीनतम ज्ञात मूर्ति है और जिसे कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया है। जिसे कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया है। संग्रहालय में रखा गया है। आइए देखते हैं निम्न पाषाण काल का एक और स्थल, नर्मदा घाटी क्षेत्र। विद्यार्थियों, नर्मदा घाटी क्षेत्र की खोज सर्वप्रथम 1982 में अरुण सोनकिया जी के द्वारा की गई। उन्होंने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी के आसपास का एक क्षेत्र है जिस गांव का नाम था हथनौरा, वहां से एक मानव कपाल उनको मिला। वह मानव कपाल होमो इरेक्ट श्रेणी का था। इस कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र को हम नमदी किस या नर्मदा किस के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र में पशुओं के जीवाश्म भी मिले हैं। इस कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अध्ययन की दृष्टि से भी। आगे हम देखते हैं कि भारत के और कौन कौन से क्षेत्रों में निम्न पुरापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। भारत के और कौन कौन से क्षेत्रों में निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष पाए गए। सर्वप्रथम राजस्थान और गुजरात, ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में निम्न पुरापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं, जिसमें राजस्थान से डिडवाना, पहला है डिडवाना, जायल, सिंगी तालाब, और गुजरात से साबरमती नदी घाटी, साबरमती नदी घाटी, हिरण घाटी व अमरथी। विद्यार्थियों, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है गंगाबाड़ी महाराष्ट्र से भी साक्ष्य मिले हैं। बिहार, विद्यार्थियों बिहार से भी साक्ष्य मिले हैं। उड़ीसा से भी साक्ष्य मिले हैं। उड़ीसा के मयूरभंज, ब्राह्मणी। बिहार का एक क्षेत्र है पैंसरा। विद्यार्थियों, पैंसरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह औजार निर्माण का एक केंद्र था। औजार निर्माण केंद्र। असम घाटी, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। अगला देखते हैं कि हम दक्षिण भारत में ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। एशुलियन संस्कृति। आइए देखते हैं एशुलियन संस्कृति। एशुलियन संस्कृति को जैसे कि हमने, आइए देखते हैं एशुलियन संस्कृति। विद्यार्थियों, एशुलियन एक फ्रांसीसी शब्द है जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जहां हस्तकुठार, स्क्रीपर,
क्लीवर, स्क्रीपर, क्लीवर जैसे औजारों को क्या कहा जाता था? एशुलियन कहा जाता था। इस संस्कृति को हम मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। मद्रास संस्कृति, क्योंकि लोअर पैलोलिथिक एज की जो साक्ष्य हैं वो मद्रास के निकट ही आसपास है। मद्रास संस्कृति भी कहते हैं और हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस संस्कृति में अधिक मात्रा में हैंड एक्स प्राप्त हुए हैं। हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं। आइए देखते हैं एशुलियन संस्कृति के कौन कौन से क्षेत्र हैं दक्षिण भारत में। पहला है बदमदुरै, जो कि कर्टिलियर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। यहां से कांग्लोमेरेट की एक पत्थर होती है, कांग्लोमेरेट की हस्तकुठार प्राप्त हुई है। हस्तकुठार या हैंड एक्स प्राप्त हुई है। दूसरा क्षेत्र है विद्यार्थियों अतिरपक्कम या अतिरपक्कम। यह भी कर्टिलियर नदी के किनारे है। कर्टिलियर नदी के किनारे है और 1963 में इसकी खोज 1963 में इसकी खोज किंग महोदय ने की थी। इसके अलावा गुडियम, तीसरा है गुडियम गुफा और चौथा है पल्लवरम। विद्यार्थियों ये सारे साक्ष्य तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला है इसामपुर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह प्राचीन औजार निर्माण केंद्र था। निर्माण केंद्र रहा। ये सारे औजार किससे बनाए जाते थे? ये सभी औजार चट
जिस पर चालसीडेनी जैसे जैसे पाषाण औजारों से बनाए जाते थे। पाषाणों से पाषाणों से निर्मित किए जाते थे किए जाते थे। आज का निम्न पाषाण काल की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।